हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी भी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जितने भी हमारे बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हो हमारे क्लासेस से, जल्दी से जुड़े ताकि उन क्योंकि उनकी बैचेस स्टार्ट हो चुकी है ना। जितने भी एन एनएमएस के बच्चे हैं वो जल्दी से हमारे लाइव क्लास में जुड़ जाए, क्योंकि उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जो नहीं जुड़े उन्हें शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे चैनल से जुड़ जाए, है ना। ये हम लोग का 7वां क्लास है। इसके पहले मैंने 6 क्लास कर चुके हैं, ठीक है। जो नहीं देखा है वो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वहाँ जाकर वहाँ पे देखे हमारे 6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। ये हमारा 7वां क्लास है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लास की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ तो चलिए चलते हैं फिर हम पहले हम हिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे, फिर जियोग्राफी करेंगे, फिर सिविक्स का करेंगे, है ना। तो सब लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जो बच्चे नहीं जुड़े उसे क्या करें, आप लोग जोड़ना चालू कर दें, है ना। आप लोग का क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपको आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना और लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर 35 में कितना आया है, ठीक है। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा, 1500 ईस्वी में कि 1502 में कि 1498 में कि 1491 में। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है कि जो पुर्तगाली नाविक था वो कालीकट कब पहुंचा था, 1500 में कि 1502 में कि 1498 में कि 1491 में। आपके स्क्रीन पर 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आप लोग बताएंगे वास्को डिगामा कब पहुंचा था कालीकट। चलिए बताइए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1498। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा कहाँ पहुंचा था, कालीकट पहुंचा था, ठीक है। वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था, ठीक है। वास्को डिगामा भारत आने वाला ये कौन था, पहला व्यक्ति था, पहला पुर्तगाली था, है ना। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था कौन, हमारे वास्को डिगामा, ठीक है। जिस समय भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था, ठीक है। उस समय कालीकट का शासक कौन था, कालीकट का शासक कौन था, जमोरिया था, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जब हमारे पुर्तगाली यानी भारत जब वास्को डिगामा पहुंचा था, यानी वास्को डिगामा दक्षिण अफ्रीका से होकर ही हमारे भारत पहुंचा था, ठीक है। जिस मार्ग से वो चला गया था, भारत पहुंचा था, उस मार्ग को क्या कहते हैं, द केप ऑफ गुड होम। इसी मार्ग से क्या होता है, दक्षिण भारत में वो दक्षिण अफ्रीका होते हुए क्या होता, भारत पहुंचा था, ठीक है। तो इस टिप से हमें पता चला कि हमारी 36 नंबर को एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बना है। 37 नंबर क्वेश्चन जानेंगे कि 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रेयतवाड़ी प्रणाली का जनक कौन था, टॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रोड, कर्नवालिस, एलिफिंस्टन, ठीक है। 37 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ, आप बताएंगे कि 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी इसे शेयर कर दो और कमेंट्स बॉक्स में सबको आंसर देखना है। ऐसे नहीं कि बस आप लोग क्या करें, इसके मोबाइल ले लिए और देखते चले। जो क्वेश्चन आपको नहीं पता उसे कॉपी में क्या करना है, नोट भी करना है ना। तो बताइए 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रेयतवाड़ी प्रणाली का जनक कौन था, टॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रोड की कर्नवालिस के एलिफिंस्टन। बताइए 37 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो चलिए 37 नंबर का आंसर हम लोग जानेंगे कि 37 नंबर का आंसर हमारा क्या होगा, है ना। तो रेयतवाड़ी प्रणाली का जनक कौन है, हमारे टॉमस मुनरो, यानी ऑप्शन ए होगा, है ना। ऑप्शन ए होगा टॉमस मुनरो, ठीक है। टॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में क्या होता है, इस प्रणाली को क्या होता है, इस प्रणाली को प्रारंभ किया था, ठीक है। कहाँ किया था ये पता है, अंग्रेज द्वारा, मतलब
एक कर वसूला जाता था, रेयत प्रणाली, है ना। तो इसमें क्या होता था कि टॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में इस प्रणाली को क्या हुआ था, टॉमस मुनरो ने अपनाया था, ठीक है। अब ये पूछ सकता है कहाँ कहाँ रेयतवाड़ी मतलब रेयतवाड़ी कर वसूला करता था, है ना। तो मद्रास, बंबई, मद्रास, बंबई और असम के कुछ भागों में क्या होता था, रेयतवाड़ी प्रणाली लागू किया गया था, है ना। तो हमें पता चल गया कि रेयत प्रणाली का जनक कौन है, टॉमस मुनरो 1820 ईस्वी में किया था। कहाँ कहाँ ये प्रणाली लागू हुआ था, मद्रास, बंबई और असम में, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। और एक चीज है जानने वाला, कर्नवालिस, है ना। ये अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, अस्थाई अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, कर्नवालिस ने। कब किया था, 1793 ईस्वी में, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, बिरसा मुंडा, लक्ष्मीबाई की वीर कुंवर सिंह की सिंधु कान्हू। आपके स्क्रीन पे 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आप बताएंगे कि 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, संथाल विद्रोह के नेता कौन है। चलिए फिर जानते हैं संथाल विद्रोह के नेता हमारे कौन है, सिंधु और कान्हू है, ठीक है। हमें पता चल गया संथाल विद्रोह के नेता कौन है, सिंधु और कान्हू है, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 से 56 में हुआ था, है ना। तो ये हमें पता चल गया संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 से 56 में हुआ था। इसके नेता कौन थे, सिंधु और कान्हू थे, ये दो भाई थे, ठीक है। अब ये हम तुम्हारा क्वेश्चन पूछ सकता है, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। तो वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, जगदीशपुर, जगदीशपुर के रहने वाले थे, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ, है ना। कमेंट्स बॉक्स में बताओ कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ। बिरसा मुंडा के बारे में आप लोग जानते हैं कि बिरसा मुंडा एक सामाजिक संस्कृति, एक आदिवासी थे, है ना। कहाँ के रहने वाले थे, झारखंड के रहने वाले थे। तो इस टाइप से हमने 38 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया और 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कि 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जूट उद्योग का प्रधान केंद्र कहाँ था, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र। आपके स्क्रीन पर 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बताएंगे कि 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए कि 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जूट उद्योग का प्रधान केंद्र कहाँ है, गुजरात है कि आंध्र प्रदेश है कि बंगाल है कि महाराष्ट्र है, जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हमारा 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3, जूट उद्योग का प्रधान केंद्र कहाँ है, बंगाल, ठीक है। भारत में मतलब जूट उत्पादन का प्रथम स्थान अगर किसी का है तो वो किसका है, पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है ना। जूट उत्पादन के क्षेत्र में कौन प्रथम स्थान, पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। वहीं दूसरा और तीसरा कौन है, बिहार और असम में दूसरा और तीसरा स्थान पर कौन आता है, बिहार और असम आते हैं, ठीक है। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है ना। कमेंट्स बॉक्स में बताना है आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है और गुजरात की राजधानी कहाँ है। सबको कमेंट्स बॉक्स में बताना है आंध्र प्रदेश की राजधानी और गुजरात की राजधानी कहाँ है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की भारत छोड़ो आंदोलन। आपके स्क्रीन पर 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे कि 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी बताइए 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। चलिए फिर इसका आंसर हम लोग जानेंगे कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो 1920 में हमारा कौन सा आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1 अगस्त 1920
20 में हमारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। समाप्त कब हुआ था हमारा असहयोग आंदोलन? तो 12 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? हमारा असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। और प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ था। 12 फरवरी 1922 में क्या हुआ था? समाप्त हो गया था। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। आपके बताओ खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? जल्दी बताइए, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? चलिए फिर देखते हैं खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। 1919 से 1922 में हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन हुआ। अब ये बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। ये बताओ, बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। खिलाफत आंदोलन तो हमें पता चल गया कि 1922 में हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 में हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1930 में हमारा क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अब आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? छोड़ो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, है ना। तो इस टाइप से हमें क्या, इस टाइप से हमें 40 नंबर क्वेश्चन का कितना सारा क्वेश्चन हमें पता चला, है ना। खिलाफत आंदोलन कब हुआ, असहयोग आंदोलन कब हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिया। और 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? दांडी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार की, गुजरात की, पंजाब। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ, बताएंगे कि 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दांडी किस राज्य में स्थित है, ये बताइए। तो हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन 3 होगा, गुजरात में। ठीक है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 में हुआ था। ये हमारे गांधी जी ने मतलब आंदोलन चालू किए थे। 78 अनुयायियों को लेकर कहाँ पहुंचे थे? साबरमती आश्रम पर लेकर पहुंचे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि 42 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। आपके स्क्रीन पर 42 नंबर क्वेश्चन दिया, आप बताएंगे कि 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? जल्दी से बताएंगे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये आंसर सबको पता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? हमारे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, है ना। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को, एल्बर्ट बिल को, वुड डिस्पैच को, कि बंगाल विभाजन। आपके स्क्रीन पर 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे कि काला कानून किसे कहा जाता है। बताइए, काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून हमें पता है कि रॉलेट एक्ट को कहा जाता है ना। यानी 43 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में, 1919 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1920 में, 1930 में, 1935 में, 1942 में। 44 नंबर का आंसर देंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब, किस वर्ष हुआ था। बताइए 44 नंबर का आंसर क्या होगा। तो चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर हम लोग जानेंगे कि किस वर्ष हुआ था। तो 1942 में हुआ था, 9 अगस्त 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, इसी के अध्यक्षता में, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की अध्यक्षता में गांधी जी ने करो या मारो का नारा दिया था। तो आप सबको पता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो हमारे महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन क्या करें। संविधान सभा के पूर्व समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल,
कि बी आर अम्बेडकर। आपके स्क्रीन पर 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कौन थे हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, बताइए, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। चलिए फिर 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि 45 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यहाँ पे दिया है ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू के बारे में दिया है। तो ये जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पीएम, है ना, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 46 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि 46 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 कि 26 जनवरी 1950। आपके स्क्रीन पर 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे कि 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए, संविधान कब लागू किया गया। चलिए फिर हम लोग देखेंगे संविधान हमारा कब लागू किया गया था। तो हम 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, हमारे संविधान को लागू कर दिया गया था। लेकिन उसी संविधान को एक अस्थाई, मतलब अस्थाई एक शेष संविधान को दिन रखा गया था, कब, 26 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान को क्या है, एक शेष दिवस, जिसे हम क्या कहते हैं, 26 जनवरी के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं, है ना। 47 नंबर क्वेश्चन और की ओर बढ़ेंगे और 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1905, 1912, 1917, 1925। आपके स्क्रीन पर 47 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आप बताएंगे कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, जल्दी से बताइए। तो चलिए हम लोग इसका 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन 3 होगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, 1917 में। गांधी जी हमारे प्रथम सत्याग्रह बिहार में ही क्या हुए थे, ये सत्याग्रह चलाए थे, कौन, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी तरह से हमारे क्या हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ज्योग्राफी के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे ज्योग्राफी में क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहे हैं, है ना। 48 नंबर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है, निजी, सार्वजनिक, सहकारी, संयुक्त। आपके स्क्रीन पर 48 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे कि 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है, जल्दी से बताइए। 48 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। तो चलिए फिर ठीक है, हम इसका 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो 48 नंबर क्वेश्चन का होगा हमारा 2, यानी सार्वजनिक। ठीक है, ये एक पब्लिक है ना, पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर उद्योग है जो भारत में 10 महारत्न कंपनियों में से क्या है, एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। भारत में 10 महारत्न कंपनियों में से एक इसे माना जाता है ना। इस कंपनी का स्थापना कब की गई थी, इस लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो 1974 में किया गया था, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका सार्वजनिक का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्वजनिक का मुख्यालय हमारा कहाँ है, नई दिल्ली में, है ना। 49 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 49 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करें, ये देखेंगे, है ना। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हो, क्या करें, हाँ जल्दी से जुड़े, जो नहीं जुड़े उन्हें क्या करें, आप लोग शेयर कर दीजिए, है ना। और अपना आंसर क्या होता है कमेंट्स बॉक्स में देते चलेंगे। लास्ट में स्कोर आप सबको बताना है कि आपकी स्कोर क्या आया है ना।
जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती करता है उसे क्या कहते हैं? नगदी कृषि, बागानी कृषि, निर्वाह कृषि की वाणिज्य कृषि। आपके स्क्रीन पर 49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आपको बताना है कि जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती करता है उसे क्या कहते हैं? नगदी कृषि, बागानी कृषि, निर्वाह कृषि की वाणिज्य कृषि। 49 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताएंगे? जल्दी से बताएंगे। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए फिर 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमारा ऑप्शन 3 होगा, निर्वाह कृषि, है ना। देश में लोग क्या, देश में 60 से 70% क्या करते हैं लोग, कृषि पर क्या, कृषि कृषि से क्या करते हैं, अपना आजीवन आजीवन चलाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और रोजगार। आपके स्क्रीन पर 50 नंबर क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है कि जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास की रोजगार। 50 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि 50 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 50 का 4 होगा, यानी रोजगार जो जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। बाकी जन्म दर, मृत्यु दर ये क्या है, हमारी जनसंख्या का परिवर्तन है। रोजगार हमारा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, बायोगैस। आपके स्क्रीन पर 51 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका ऑप्शन भी 4 ऑप्शन दिए हुए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, बायोगैस। आपको बताना है कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है। जल्दी से बताएंगे। जल्दी बताएंगे। तो चलिए फिर 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि कौन नहीं है। हमारा सौर ऊर्जा नहीं है, जो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण हमारा नहीं है। कौन? सौर ऊर्जा नहीं है ना। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियां, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कौन मानव निर्मित संसाधन है। कैंसर उपचार की औषधियां, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके स्क्रीन पर 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आप बताएंगे कि 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? कैंसर उपचार की औषधि, यानी ऑप्शन ए होगा, है ना। ये क्या है? मानव निर्मित द्वारा क्या है, एक संसाधन है कैंसर उपचार की औषधि। इसके पहले हम 51 नंबर क्वेश्चन किए कि 51 नंबर क्वेश्चन थोड़ा एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे। हमारे 51 नंबर क्वेश्चन किया है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है ना। सॉरी, इसके लिए मैंने इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा, यानी कोयला जो हमारा है वो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? कोयला होगा, बल्कि ये नहीं होगा, हमारा सौर ऊर्जा नहीं होगा, है ना। ऑप्शन 3 होगा। ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 53 नंबर क्या कर रहे हैं। प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। कृषि, खनन, पशुपालन, बैंक। 53 नंबर क्वेश्चन आंसर बताएंगे कि प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, क्या नहीं है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? हमारा बैंक नहीं है। प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण हमारा बैंक नहीं है ना। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है? टिस्को किस नदी के तट पर? स्वर्ण रेखा, दामोदर, अजय, हुगली। आपके स्क्रीन पर
44 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्ण रेखा, दामोदर की, अजय की, हुगली। आप लोग को बताना है कि 54 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताएंगे टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्वर्ण रेखा है ना, यानी ऑप्शन एक होगा, स्वर्ण रेखा पर क्या है, स्थित है। ये क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, स्टील कंपनी, ठीक है। ये हमारी क्या है, टाटा आयरन और स्टील कंपनी, ये क्या है, स्वर्ण नदी के तट पर स्थित है ना। तो ऑप्शन हमारे का क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, स्वर्ण रेखा, है ना। 55 नंबर क्वेश्चन किया है, बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है? 55 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है? जैविक सामग्री, गोबर, रसोई अपशिष्ट, इनमें से सभी। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होते हैं? चलिए फिर 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि 55 नंबर क्वेश्चन का हमारा क्या, इनमें से सभी हो। बायोगैस का विघटन से उत्पन्न क्या होता है, जैविक सामग्री होता है, गोबर भी होता है, रसोई अपशिष्ट होते हैं, यानी इनमें से क्या होगा, सब सभी होगा, है ना, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। धात्विक खनिज पाई जाती है आग्नेय एवं क्रियाविनिक कार्बनिक चट्टान में, परतदार चट्टान में, अवसादी चट्टान में, उपयुक्त में से कोई नहीं। 56 नंबर क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, आप बताएंगे कि 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जो हमारे धात्विक खनिज पाई जाती है वो आग्नेय चट्टान एवं क्रियाविनिक चट्टानों में पाई जाती है। इस खनिज में क्या होता है, सोना चांदी, इस खनिज में सोना चांदी, सोना चांदी और तांबा, है ना, ये हमारा क्या, मैग्नीशियम निकल, ये एक मतलब बहुमूल्य खनिज है, जो हमारे क्या होते हैं, धात्विक खनिज में ये पाए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि 57 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राजील, भारत, जापान, चीन। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? जल्दी से बताएंगे 57 नंबर के आंसर क्या होगा। तो चलिए हम 57 नंबर आंसर का देखेंगे कि 57 नंबर का आंसर हमारा क्या, विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो हमारा क्या है, चीन है ना। कौन है, हमारा चीन है। वही हमारे ब्राजील, ब्राजील और ऑस्ट्रिया, ब्राजील और ऑस्ट्रिया ये दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं, है ना, लौह अयस्क में। और प्रथम स्थान पर चीन आता है, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन आता है, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? मैग्नीशियम, पेट्रोलियम, सोना, कोयला। 58 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे कि किस खनिज को लोहा काला सोना कहा जाता है। तो 58 नंबर क्वेश्चन के आंसर देखेंगे तो 58 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना के मतलब सोना कहा जाता है ना। इस तरह से हमारा क्या, ज्योग्राफी का क्वेश्चन समाप्त हुआ। और सिविक्स का क्वेश्चन हम देखेंगे कि सिविक्स का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून होता है? निम्नलिखित में से 59 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून होता है? परंपरा, रीति रिवाज, शासन का आदेश, संविधान। 59 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून होता है, तो हम सबको पता है कि लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून कौन होता है, हमारा संविधान होता है ना। आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि हमारे संविधान को किसने लिखा है। कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, कमेंट्स में, है ना, कि हमारे संविधान को किसने लिखा है, ठीक है। तो आपको कमेंट्स में आंसर देना है।
चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 60 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप बताएंगे कि 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो चलिए किस भाग में किया? तो भाग 3 में किया है। भाग में 3 में किया गया है मौलिक कर्तव्य का वर्णन। ठीक है, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 12 से 35 में, यानी हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य का वर्णन आर्टिकल 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। किसका? मौलिक अधिकार का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। संसदीय कार्यवाही का मुख्य हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? प्रश्न पूछना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना, संगठन बनाना और अविश्वास प्रस्ताव। 61 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे कि 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पूछा है संसदीय कार्यवाही का मुख्य हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नहीं पूछा है ना। 61 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। तो चलिए फिर 61 नंबर का आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो ऑप्शन 3 होगा, संगठन बनाना, जो हमारे संसदीय कार्यवाही का मुख्य हिस्सा नहीं है, संगठन बनाना, है ना। 62 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ, बताएंगे कि 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कौन मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। चलिए फिर हमें 62 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन 3 होगा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, 63 नंबर देखेंगे। 63 नंबर किया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? न्यायपालिका, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यपाल, है ना। 63 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ, बताएंगे कि कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? न्यायपालिका, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, जल्दी से बताएंगे 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? न्यायपालिका, है ना। ये हमारे भारतीय संसद का अंग नहीं है। कौन? हमारे न्यायपालिका। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष के लिए होता है ना। चौसठ नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। आपके स्क्रीन पर 64 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? कौन है पूछा है। सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए फिर 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि हमारा भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा सर्वोच्च न्यायालय, है ना। 65 नंबर क्वेश्चन हमारा किया है, भारत में विधिक सेवा प्राधिकार प्रभावी है। भारत में विधिक सेवा प्राधिकार प्रभावी है 1995 से, 1998 से, 2000 से कि 2005 से। 65 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर जल्दी देंगे। तो चलिए फिर 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम जानेंगे कि 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो हमारा जो भारत में विधि सेवा प्राधिकारी प्रभावी कब है? 1995 से, है ना। 1995 ईस्वी से। 66 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 66 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमारा 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त सहकारी समिति का विशेष नहीं है? लाभ का समान वितरण, सदस्यों का समान अधिकार, जातिवाद का महत्व और रोजगार में वृद्धि।
आपके स्क्रीन पर 66 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता सहकारी समिति के विशेष सदस्य नहीं है। जल्दी से बताएंगे, जो अभी तक नहीं जुड़े हो उन्हें जल्दी से जोड़ो, है ना। चलिए फिर हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन के आंसर जानेंगे कि हमारा 66 नंबर का आंसर क्या होगा। ऑप्शन 3 होगा, यानी जातिवाद का महत्व, है ना। जातिवाद का महत्व ये क्या है, हमारी सहकारी समिति की विशेषता नहीं है ना। जातिवाद का महत्व। अब इस टाइप से हमने 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 67 नंबर हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है, सहकारिता एक संगठन है, ऐच्छिक संगठन, कानूनी संगठन, अनिवार्य संगठन कि स्वाभाविक संगठन। आपके स्क्रीन पर 67 नंबर क्वेश्चन दिया, आपको बताना है कि सहकारिता एक संगठन है। 67 का आंसर आप लोग जल्दी बताएंगे, जल्दी से बताएंगे 67 का आंसर क्या होगा। सहकारिता एक संगठन है। चलिए फिर 67 नंबर का आंसर हम लोग जानेंगे कि 67 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 67 नंबर का आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि सहकारिता एक क्या है, ऐच्छिक संगठन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। 68 नंबर, कुपोषण रोकने के लिए कुपोषण रोकने के लिए काम कर रहे अंतरराष्ट्रीय संस्था में से कौन सा है। WHO, FAO, यूनिसेफ, ये सभी। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ, आपको बताना है कि आप 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। जल्दी से बताएंगे। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखेंगे। 68 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 68 नंबर का आंसर क्या होगा, यूनिसेफ होगा, है ना। तो कहाँ किया गया था, हमारे यूनिसेफ में किया है, ठीक है। आप लोग को बताना है WHO का मुख्यालय कहाँ है ना। उसके पहले हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संस्था, अंतरराष्ट्रीय संगठन का निर्माण, अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन का स्थापना कब किया गया था। तो 16 अप्रैल 1945 में अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना किया गया था। कब, 16 अप्रैल 1945 ईस्वी में, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 69 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस सदन को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की उपयुक्त में से सभी। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, किन सदन को लोक संसद का निम्न सदन कहा जाता है ना। तो चलिए 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे, हमारे लोकसभा। आप लोग को बताना है कि हमारे लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है ना। आपके स्क्रीन पर कमेंट्स में बताना है कि हमारे लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, बताओ जल्दी। तो हमारे लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 545, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, है ना। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की राज्यपाल। 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपको बताना है कि 70 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए फिर 70 नंबर क्वेश्चन के आंसर जानेंगे कि हमारे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कराता है। हमारा राष्ट्रपति कराता है ना। राष्ट्रपति कराता है, जिनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। तो इस टाइप से आपने कमेंट्स बॉक्स में आपको आंसर बताना, सबका आंसर बताना। और लास्ट हम लोग का क्वेश्चन इस वजह से सिविक्स में ही खत्म कर लिए, ज्योग्राफी का खत्म कर लिए और हिस्ट्री का खत्म कर लिए, ठीक है। तो आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि आपके 35 क्वेश्चन में से आपका कितना नंबर आया है, ठीक है। सबको कमेंट्स में बताना है कि आपके 35 क्वेश्चन में से कितना आपका स्कोर आया है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और आप लोग क्या करिए, अपने पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि उनके एग्जाम बहुत ही नजदीकी आती जा रही है ना। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।